नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान साहब के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। वैसे भी नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम का आगाज़ रिवायती तौर पर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के शेर से करते हैं। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, जो रखते नहीं फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। आप ये बताइए कि जो साल जा चुका है, उस साल में और जो आ चुका है उसमें क्या तरजीहात रहेंगी, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि बहैसियत एमएलसी आपका जो एक साल तजुर्बा रहा वो कैसा रहा? सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला का शुक्र इस बात पे अदा करना है कि जो काम अखबार के ज़रिए हो रहा था, अब एक एमएलसी के तौर पे करने का एक नया तजुर्बा मिला। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है या खुशी ये है कि एक साल में जी जी। जो काम हुए हैं उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 4,527 लोगों को हमने अपस्किल किया है, जिसको हाथ में हुनर सिखाया है, और 2,058 लोगों को टॉम कॉम के ज़रिए, जो ये हुकूमत का इदारा है, उसके ज़रिए हम लोगों ने उन्हें बाहर रोज़गार से मामूर करवाया। यानी बैरूनी ममालिक। तो बैरूनी ममालिक जो गए हैं कि यूएई, क़तर, ऐसे जगहों पे, जो ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में जो गए हैं, जी जी। इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया के जो अमेज़ॉन के सेंटर है उसमें भी लोग गए अच्छा। हैं। तो हुकूमत के इदारे के इश्तराक से हम उनको फैसिलिटेट करके भिजाने में कामयाबी हासिल करें। इसके अलावा 9,400 लोगों को हम लोगों ने कैरियर एडवाइस दी है। अच्छा। कि क्या आपके लिए दरख्शां मुस्तकबिल के लिए कौन सा कारोबार, कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रह सकता है, उसके ऊपर बात करें। 250 ऐसे ख़ानदानों को, ऐसे मुसलमानों को जो देहात में रहते हैं और आज भी पत्थर फोड़ने का काम करते हैं, जो संग तराश होते हैं, जो हम बोलते हैं संग तराश, लेकिन वो लोग गनेड बनाने वाले हैं। जी जी। तो वड्डर जिसे हम पहले जो बोलते थे, जी जी। वो काम करने वाले हैं, सख्त मेहनती लोग हैं। और उनके पास उनका ये था कि उनको हमने ऐसे मशीन दिलाए हैं जिससे कि वो अपनी कारोबार को डबल कर सकते हैं। जी जी। उनकी जो पैदावार होती, जो गनेट बनाने का है, कोई अगर एक बनाता था दिन भर में, तो अब वो 2 बनाने के काबिल बन सकता है। तो ऐसे 250 लोगों को हम लोगों ने मदद की है। 200 लोगों के करीब हमने लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंट्स और टेलरिंग मशीन दे के उनको एक काम पे लगाया है। ये वहाँ पर भी गाँव देहात में, गाँव में ख़ास तौर पे लोग ये काम कर रहे हैं। 204 लोगों को नौकरी मिली है। जॉब मेला जो सियासत के दफ्तर में ही रखा गया था, उसमें 204 लोगों को नौकरी मिली है। 9,843 लोगों को, अच्छा, जिसको मदद की ज़रूरत थी, एक लेटर के ज़रिए, एक फ़ोन के ज़रिए, एक बहैसियत एमएलसी के ज़रिए मैं जो काम कर सकता था, 9,843 लोगों को हम लोग ये कहे हैं। मारुति सुजुकी से टाई अप करने के बाद रियायती कीमत, बिल्कुल रियायती कीमत पे, इसलिए कि हर चीज़ अगर फ्री करे तो उसकी अहमियत नहीं रहती, तो बिल्कुल उसको रियायती कीमत पे हम करके सब्सिडी हमारे तरफ से दिए थे उनको। सब्सिडाइज जो अमाउंट, जो बाकी जो अमाउंट था वो, उसमें हम 345 लोगों को ड्राइवर की ट्रेनिंग दिला के उनके हाथ में हुनर वहाँ दिए हैं। 546 लोग ऐसे हैं जो आज बरतानिया जाने के लिए तैयार हैं, जो IELTS की ट्रेनिंग रहती है। अच्छा, जी, और जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं यूके जाने के वास्ते, ख़ास तौर पे बरतानिया के वास्ते, ऐसे लोगों को करे हैं। इसके अलावा जो हुआ है वो हर जुमे को, एक साल में 52 हफ्तों में हर जुमे को 1,000 रोटियों का एक पैकेज बना के, रोटी का एक बाज़ाब्ता एक वक्त का खाने का काम। तो 52,000 लोगों को, ऐसे लोगों को हम लोगों ने मसाजिद के पास हो या दवाखानों के पास हो, उनको रोटी मुफ्त में तकसीम करके, रोटी और जो भी सालन होता है, वेजिटेरियन सालन, मैं ये भी आपको साफ कर दूं कि वेजिटेरियन, ये नहीं आप समझेंगे कि चिकन मटन दे रहे हैं, नहीं, वेजिटेरियन सालन। 52,000 रोटियां हम लोगों ने ऐसा तकसीम किया है। तो एक ये रिपोर्ट कार्ड है जो मैं बनाया था कि एक साल में एज ए बहैसियत MLC आप जो काम कर सकते, मैं जो काम किया हूँ, हर MLC, हर MLA ये काम कर सकता है। अच्छा, अभी मैं तो फुल फ्लेज नहीं होने के बावजूद ये काम किया हूँ, तो जो फुल फ्लेज, जो तजुर्बेकार हैं, वो तो इसके और दुगना या हो सकता है कि तिगना चौगना भी काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक नारा बहुत ज़्यादा गूंज रहा था आमिर अली खान का कि मैं 1,00,000 लोगों को, यानी ख़ानदानों को लखपति बना कर रहूँगा। हाँ। तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। 2030 तक की मियाद थी, अभी जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से रुका है कि MLC का रुकनियत,
मैं ये अंदाज़ा लगाया कि 2030 तक अगर मेरी 6 साल एमएलसी में कंप्लीट करता हूँ तो 2030 से पहले मैं एमएलसी के हैसियत से मेरा मियाद ख़त्म होने से पहले अभी भी जी 1 लाख लोगों का जो टारगेट है वो ये सब लोग तो उसी 1 लाख में आ जाएंगे। जी जी 52,000 को छोड़ दे जो रोटी खाएं वो नहीं, लेकिन जो लोगों को ट्रेनिंग मिली है, जो लोगों को नौकरी मिली है, इसका मजमूई इफेक्ट जो हुआ है, ये जितने लोगों को मैं मदद किया हूँ उसका मजमूई एतबार से जो लोग कमाने वाले हैं, जो लोग कमा सकते हैं, जिसके पैसे बचे हैं, उसके ऊपर अगर बात करें तो 25 करोड़ के करीब लोगों की या कौम की मिल्लत की आमदनी में इजाफा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए, बहैसियत एक पॉलिटिशियन, बहैसियत एमएलसी, आप इस तरह के जब काम करते हैं, किसी की रोटी के लिए इंतज़ाम करते हैं, किसी के लिए महारत पैदा करते हैं, तो क्या आपको एक अजीब खुशी महसूस नहीं होती? देखिए, एक जब स्कूल में जब पढ़ते थे तो जी। एक चीज़ होती थी कि आपकी ज़िंदगी के जो मकासद हैं, जी जी आप कैसा एक एक कदम या ऊपर चढ़ते जाते सीढ़ी। जी जी तो एक अब मैं अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पे ऐसी सीढ़ी पे मैं ख़दम रखा हूँ जी जी जहाँ पे सिर्फ लोगों को जितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे उतनी ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। जी 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 अब कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए नहीं, लोगों को अगर फ़ायदा मेरे से हो सकता है तो उस बात की इत्मीनान, उस बात का अंदरूनी सुकून ये है कि मैं ऐसे काम करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। ये इसकी अलामत ये है कि रात में 10 बजे हो या रात के 9 बजे हो, जी जी 9 बजे के बाद भी अगर मैं जाके तकिए पे सर रखता हूँ जी जी तो 2 मिनट के अंदर मेरे को नींद लग जाती है। जी जी तो ये मैं समझता हूँ कि ये क़ल्बी सुकून जो है जी, जी। ये लोगों को मदद करने की वजह से ही मिलता है। बहुत बड़ी बात है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि खिदमत खल्क का जहाँ तक सवाल है, ये सबसे बड़ी इबादत है। और जैसा कि रोटी की बात जनाब आमिर अली खान साहब ने की है, भूखों को खाना खिलाना और नंगों को कपड़े पहनाना सबसे बड़ी इबादत है। तो बहरहाल एक बात करते हैं, चलिए, तजुर्बा आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान किया है और लोगों को ये बताया है कि आपने क्या किया है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि मोदी हुकूमत ने 2025 में क्या क्या किया है, तो आप क्या कहेंगे? क्या उसके नाकामियों को गंवा सकते हैं आप? नहीं, मोदी हुकूमत के जो बात है, मोदी हुकूमत की बात अगर हम करेंगे तो 2014 से 2024 तक जी जी सिवाय हिंदुस्तानियों के बीच में जहर घोलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हुआ। जी जी कामयाबी की तो बात मैं ये नहीं करूँगा, कामयाब उसी में हुए हैं कि जहर घोल के एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ा दिए, जी चाहे वो मज़हब के नाम पे हो या ज़ात के नाम पे हो। जी जी ये सबसे बड़ी कामयाबी है मोदी हुकूमत की। जी और नाकामियों जी, की अगर हम बात करेंगे जी, जी। तो चाहे वो 15 लाख रुपए की बात हो, 2 करोड़ रुपए की नौकरी की बात हो, मेक इन इंडिया हो, या अच्छे दिन का वादा है, हसब के साथ सबका विकास की बात हो, जी, जी। या स्मार्ट सिटीज बनाने का वादा था, जी, जी। डबल इनकम करने की, एग्रीकल्चर जो लेबर है, ज़राअत से पेशे से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनको डबल इनकम, उनकी आमदनी दुगनी करने की बात हुई थी, वो नहीं हुआ है। हर एक को घर में देने की वादा हुआ था 10 साल में, वो भी पूरा नहीं हुआ है। ब्लैक मनी लाने की बात हुई थी, जी, जी। वो भी पूरा नहीं हुआ है। पकोड़ा देते बोले, पकोड़े के बंडिया तक नहीं लगाए वो। जी 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 तो उसमें भी बुलेट ट्रेन लाने की बात हुई जी, थी, जी। उसकी बात नहीं हुई। जीडीपी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। जी, जी। 2014 में जो हिंदुस्तान के ऊपर ख़र्च था, जो हिंदुस्तान बैरूनी मुल्कों से जो कर्ज लिया था, वर्ल्ड बैंक से जो कर्ज लिया था, जी, जी। वो 72,000 करोड़ था। आज वो बढ़ के 1,25,000 करोड़ रुपए के करीब। जी 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 तो बहुत ही खतरनाक हालात से दो चार है। तो हिंदुस्तान को आप डिजिटल करना चाह रहे थे, नोटबंदी करे, नाकाम हो गए। जी जी फिर भी काउंटरफिट नोट्स आज भी पकड़े जा रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। अब ये बोले कि पाकिस्तान से छप के आ रहे नोट, वो भी नहीं हुआ आपके पास। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं। 50 रुपये डॉलर था तो लोग ऐसे एतराज़ करते थे, मोदी साहब बोले थे कि हिंदुस्तान का रुपया क्यों गिर जा रहा है, लेकिन आज हिंदुस्तान का रुपया 90 रुपये तक पहुंच गया है। पेट्रोल की कीमत 50-60 रुपये जो थी, या 60-70 रुपये भी जो थी, वो आज 100 के ऊपर हो गई। जी जी उसमें ये सब, लेकिन सबसे तकलीफ बात ये है कि अनभक्त तो अनभक्ति है, जी जी लेकिन पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी भी आज मोदी के गुण गाने लगा है। जी इतना सब आपके सामने रहने के बावजूद भी लोगों को ये दिख रहा है कि मोदी अभी भी मोदी ठीक है। वजह क्या है? जो नफरत आ गई है, जी, जी। खास तौर पे मुसलमानों के ताल्लुक से या दलित के ताल्लुक से, जी 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 उस चीज को लेकर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं जी। कि एक आदमी है जो ये कर रहा है। लेकिन अंदरूनी हालत अगर आप देखेंगे तो आरएसएस को इस बात का भी डर है
कि कल ऐसा ना हो कि हम इतना जुल्म ज्यादती जो दलित के साथ मुसलमान के साथ कर रहे हैं, कल अगर खुदा न खास्ता ये लोग अपने में से बाहर निकल जाएंगे, जी जी जी, इनको अगर जान का डर खत्म हो जाएगा जी तो क्या ये कल के दिन खतरा बन जाएंगे हिंदुस्तान में? जी जी, ये डर भी आरएसएस को लगा हुआ है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आरएसएस की मजबूरी ये है कि मोदी को हटा नहीं सकते। मोदी की ताकत ये है कि मोदी आरएसएस को दबाने में कामयाब हो गया। जी जी जी, तो मोदी अमित शाह की जो ताल्लुक है उससे ये ऐसा हो रहा है कि ये दो लोगों की सोच से पूरे हिंदुस्तान को, पूरे मुल्क को, जी जी, एक मुल्क में देखिए, मुल्क किसी भी मुल्क में, अमेरिका इतना तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद भी एक जो सियाह फार्म लोग अमेरिका में रहते हैं, जी जी, जो वहाँ की अकलियत है, जी जी, हम हिंदुस्तान की अकलियत है, तो वहाँ के लोगों के लिए भी अमेरिका की हुकूमत उनके लिए जो काम करती है वो यहाँ की हुकूमत अकलियतों के वास्ते, मुसलमानों के वास्ते करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास बोल के कभी दाढ़ी टोपी के नाम पे, कभी कपड़ों के नाम पे, कभी खाने के नाम पे, तो वक्तन फ़ौक्तन कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात पेश करके 2002 का वाक़यात जो अभी भी कोई भूल नहीं सकता। जी, बचना अलग बात है, इसलिए कि जस्टिस लोहिया हो या फिर कोई और जस्टिस हो, किसी ना किसी तरीके से आप बच जा रहे हैं। तो श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी, उसके बावजूद भी है। तो आप अब वज़ीर आज़म बन गए। जब चीफ मिनिस्टर थे तो अमेरिका का वीज़ा नहीं मिला था। वज़ीर आज़म बनने के बाद एक रिवायती तौर पे वो वज़ीर आज़म के तौर पे उनको अमेरिका का वीज़ा मिल गया। तो ऐसे हालात हो रहे हैं हिंदुस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में क्या मिला हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी संजीदगी से सोचना चाहिए। हाँ, अंबानी अडानी को क्या मिला? अंबानी अडानी को मोदी मिला और मोदी को अंबानी अडानी मिल गए। जी जी, ये जरूर हुआ है। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने कहा है कि जो हालात हैं इंतहाई संगीन रुख इख्तियार कर गए हैं, तो अब जबकि नया साल आ चुका है 2026, उसमें मुसलमानों को क्या करना चाहिए, क्या तरजीहात होनी चाहिए उनकी? नया साल आया है, नए साल में हर वक्त ये कहा जाता है कि पहले 5 दिन लोग नए साल में क्या करना, उसको जोश खरोश के साथ अपना मंसूबा बनाते। 5 दिन के बाद वो जोश खरोश ख़त्म हो जाता। जी जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि होश के साथ अगर मुसलमान आगे बढ़ता है तो मुसलमान तालीम के तरफ अपनी तवज्जो करना चाहिए, जो कि मुसलमान कर चुका है। मगर अब जो चीज़ होना चाहिए, मुसलमान अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और माशी मनसूबाबंदी की तरफ तवज्जो देना जरूरी है। इसलिए कि जिस तरीके के हालात हिंदुस्तान में होते जा रहे हैं, कभी सिद्दीक कप्पन को पकड़ा जाता है, कभी उमर खालिद को पकड़ा जाता है, कभी सरजील इमाम को पकड़ा जाता है, 31 सहाफ़ियों को मार दिया जाता है जो कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस के ऊपर बात कर रहे थे। इसके ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि हमारा रास्ता तय करके चलना चाहिए। आपको मंजिल पे नज़र रखना है और उसी रास्ते पे से गुजरते हुए आप अपने को जाना है। जी जी, आप इसके लिए माशी तौर पे अगर हम ताकतवर होंगे तो हमारी बात को भी सीरियसली लिया जाएगा। आज जो हो रहा है कि कोई भी एक पॉलिटिकल मीटिंग होती है जी, या कहीं पर भी होती है तो पहले मुसलमानों को बुला लिया जा रहा है। इसलिए कि मुसलमान आज सबसे ज़्यादा सस्ती कमोडिटी के तौर पे देखा जा रहा है मुसलमानों को। जी जी, पैसों के नाम पे या किसी और लालच के नाम पे मुसलमानों को ले लें। हम माशी तौर पे अगर ताकतवर हो जाएंगे तो कल के दिन हमारी बात भी हुकूमत सुनेगी, या वक्त का जो हाकिम है वो घुटने टेक कर हमारे पास आएगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि खुद अगर आप देखेंगे कि पुराना शहर हो या मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में ये देखा जा रहा है कि दूसरे इलाकों के जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है वहाँ पर आते हैं, कारोबार कर रहे हैं, इवन इडली डोसे का कारोबार कर रहे हैं, और मुसलमान है कि क़ाबे गफलत में पड़े हुए हैं। आखिर वजह क्या है? क्या उन्हें नहीं, मुसलमान का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास हिंदुस्तान में डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। अगर कोई मेहनत करता है तो उसकी मेहनत, वो क्या मेहनत कर रहा है उसकी नहीं, मेहनत को आप अगर सराहेंगे जी जी, तो मैं समझता हूँ कि आप कामयाबी कर सकते हैं। हिंदुस्तान में अगर आप किसी को बोलिए कि भाई आप गाड़ी धो जाके जी जी, तो वो यहाँ पे नहीं देगा, नहीं धोगा। इसलिए क्योंकि आजू पड़ोस वाला क्या सोचेगा, ये सोचकर वो काम से कतराता है। मगर वही आदमी हिंदुस्तानी जो अमेरिका जाएगा या लंदन जाएगा, बर्तानिया जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, गाड़ी धोने की भी नौकरी मिली तो वो नौकरी वहां पे करता है। जी जी, तो ये आजू बाजू का जो है देखिए, लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम बोलना है। लोग क्या कहेंगे, इसको लोग क्या कहेंगे को आप छोड़ दीजिए, लोग को बाजू रख दीजिए।
आपको जो करना है, चाहे उसके लिए आप क्या मेहनत कर रहे हैं, जी जी, देखना है। आप काम करना ही कामयाबी है, क्या बात है, ये जी, जी। सोच के आपको काम करना है। जी, जी। कामयाबी कुछ नहीं, काम करना ही काम- कामयाबी है। और कामयाबी आप काम कीजिए, कामयाबी खुद आपकी तरफ चल के आएगी। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। वैसे भी मेहनत इंसान के जब करता है तो वो ज़रूर रंग लाती है। लेकिन एक बात ये बताइए कि अब ये जो मुस्लिम नौजवान हैं, तालीम याफ्ता, जैसा कि आपने कहा है कि आपने उन बच्चों के लिए अंग्रेज़ी में महारत का कोर्स भी शुरू किया और वो बरतानिया जाएंगे, तो और कुछ प्रोग्राम्स हैं ऐसे? अभी तो 2026 आप देखिए, ये तो 2025 की बात हुई है। जी जी, 2026 में कीप गेसिंग, जी जी, आप सोचते रहिए जी जी, क्या होने वाला है। जी जी, और इंशाल्लाह ताला 2026 के बाद इंशाल्लाह ताला जो 1 लाख लोगों की आप बात कर रहे जी थे, जी, 1 लाख लोग नहीं, 1 लाख लोग से बढ़ के भी हो सकते हैं। जी जी, लेकिन 2026 के लिए जो चीज़ अभी फिल वक्त मुख्फी रखी हुई गई है, जो जी जी, सीक्रेट रख के बात कर राज रहा में हूं रखे हैं आप। राज में रख के मैं जी जो जी, बात कर रहा हूँ, वो आपको 2026 में मैं बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है। जी जी, चाहे वो मेरी MLC सीट में मुझे मिलती है या ना मिले, जी जी, सियासी तौर पे हो या अखबार के जरिए हो, जी जी, कि हर दो सूरतों के लिए मैं तैयार करके मेरा रोड मैप बना के तैयार रखा हूं कि 2026 इंशाल्लाह ताला तेलंगाना के मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन साल रहेगा। बहुत इंशाल्लाह। और वैसे भी आप एक बात बताइए कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आमिर अली खान साहब अब अंग्रेज़ी सहाफ़ियों को तैयार करेंगे नेशनल लेवल पर, जी। तो मीडिया इंक्यूबेटर के बारे में भी कुछ जी। बातें आ रही है। हाँ, सियासत मीडिया इंक्यूबेशन सेंटर हम यहाँ पे खोलने की एक तैयारी कर रहे हैं जी जी, इंशाल्लाह ताला, जिससे कि जो फेक न्यूज़ है जी जी, या गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है, उस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के जी। लिए, या मुसलमानों के ताल्लुक से जो बदगुमानी फैलाई जा रही है, गलत बातें फैलाई जा रही हैं, उसको काउंटर करने के लिए। जैसा एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि RSS का एक नारा है, जी जी, गाय हमारी माता है, मुसलमान इसे खाता है। जी जी, ठीक है, चलिए दूसरा नारा RSS का है, मुसलमान 4 शादी करता। जी, मेरे आसपास में कोई ऐसे लोग नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है जो 4 शादी करें। जी जी, ठीक है, इसको काउंटर करने के लिए, गाय के इशू को ही अगर हम काउंटर करना चाह रहे हैं, तो गाय अगर हिंदुओं की या हमारे हमवतनों की मुकद्दस जानवर है, तो फिर गाय कुरान शरीफ में क्या करे? जी जी, जी बिल्कुल। अगर हम इसको काउंटर करें कि भाई कुरान शरीफ का पहला सूरा जो है वो गाय के ऊपर है, बकरा सूरज, सूरे बकरा जो है जी, जी। वो गाय के ऊपर है, कहीं पर भी उसमें लिखा हुआ नहीं है कि काट के गाय खाना है। जी अमंग द परमिसेबल एनिमल जो खा सकते हैं आप, जी, जी। उसमें गाय है। जी, लेकिन गाय 2.5 पारा या 10% ऑफ द कुरान, एक मोटा मोटा हिसाब 30 पारों में 2.5 पारे तो खाली आपको सूरे बकरा है। जी तो अगर कल के दिन हम, अगर कोई हिंदू अगर ये बोलता है कि भाई आप तो गाय खाते, तो हम बोलेंगे गाय आपके उत्ते जितनी मुकद्दस है, हमारे लिए भी मुकद्दस है। जी, जी हमारे पास 10% कुरान का जो हिस्सा है वो गाय के ऊपर जी, है, जी। तो कल के दिन उसकी सोच को हम रोक सकते हैं। तो ऐसे हम वो जो जहरीली सोच को रोकने के लिए, जी, जी। काउंटर प्रोडक्टिव होने के लिए हम ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिससे कि हम इस बात का इजाला कर सकते हैं। जी, जी, जी। 4 शादी की बात है, हम्म, 4 शादी के लिए जो शराइत रखे गए हैं वो किसी को नहीं मालूम है। 4 शादी की गुंजाइश सब करते हैं। जी, जी, बात यह है कि मुसलमान को यह सोचना चाहिए कि भाई अगर आप यहाँ पे मस्जिद बनाते हैं तो आपको जन्नत में घर मिलने वाला है, महल मिलने वाला है। जी, जी, जन्नत में जाने के लिए आपको काम करना है। जी, हम मस्जिद तो यहाँ बना दे रहे हैं, लेकिन अगर गलत काम करेंगे तो फिर जन्नत, घर खाली रहेगा वहाँ पे। जी, जी, जी। तो ऐसे हम वीडियोस ऐसे बनाना चाहिए जो सियासत मीडिया इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर का है, वहाँ पे हम हर एक चीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे। अच्छा, उसको ऑडियो वीडियो टेक्स्ट जिसमें भी, 3 में भी, जो इसमें भी हो सकता है, उसको बना के हिंदुस्तानियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यानी रिसर्च बेस्ड होगा। रिसर्च बेस्ड होगा। जी, जी, एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे को ये है कि आज हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसकी पहुंच 5 करोड़ लोगों तक है। जी, जी, 1 महीने में सियासत, अखबार हो, टीवी हो, इंटरनेट हो, siyaasat.com हो, जो भी हो, सियासत नाम के जो चीज़ है जी, जी। वो 5 करोड़ लोगों तक 1 महीने में हमारी रसाई है। जी, रीच है। और इस रसाई को या इस पहुंच को से हम फ़ायदा उठाकर ऐसे वीडियोस बनाएंगे, ऐसे क्लिप्स बनाएंगे,
ऐसे रिसर्च ओरिएंटेड आर्टिकल्स देंगे लोगों के, जिससे कि हम लोगों में अगर कोई बहस हो रही है, कोई बात हो रही है, गलत बात हो रही है हमारे ताल्लुक से, तो हम उसको काउंटर प्रोडक्टिव करने के लिए ऐसे बहुत सारे सहाफ़ियों को, सिटीजन जर्नलिस्ट हो या खुद अवाम के लोगों को, हम ऐसे लोगों को तैयार करेंगे जो कल के दिन अपनी बात रखने में कामयाब हो जाए। बहुत अच्छी बात है। आज आपने जिक्र किया है कि गाय का जो जिक्र किया है, बहुत ही अच्छी प्यारी बात आपने कही है, सूरह बकरा का आपने जिक्र किया है। लेकिन आप ये बताइए कि आप खुश नहीं होंगे कि जब आपको ये पता चलेगा कि हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट्स में टॉप सेकंड कंट्री बन गया है। जी हाँ, बीफ एक्सपोर्ट में जी। हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क बन गया है, यकीनन मैं मानता हूँ। जी जी। इसमें भी और एक बात मैं आपको बोलूँगा, जी बोलिए। कि बीफ एक्सपोर्ट में रियासत उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पहले नंबर पर। जी जी जी। जहाँ पे योगी साहब बैठ के बोलते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, खुद बड़े। तो ये बेसिकली देखिए, ये अब हिंदुस्तान की हुकूमत है, या हिंदुस्तान की हुकूमत हो, या हिंदुस्तान को चलाने वाली जो आज बीजेपी बैठी हुई है, या बीजेपी आरएसएस के आलेकार, या इनके जितने भी हिंदू तंजीमें जो राइट विंग तंजीमें हैं, इनका जो नजरिया है आज, जी जी। वो जिधर रियाल उधर ख्याल। जी जी जी। तो इनको जहां पैसे दिख रहे हैं, ये लोग वहां पे काम कर रहे हैं। जी जी। अब बीफ एक्सपोर्ट की बात आ रही, बीफ एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अब उसको काउंटर जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, वो ये करें कि हम गाय नहीं काट रहे, हम भैंस काट रहे हैं। जी जी। भाई गाय, बैल, खुलगा, भैंस, ये सब तो एक ही उसमें आते हैं। अब बोले कि नहीं, हम सफेद वाले काटेंगे तो गाय हो जाएंगी, काली काटेंगे तो भैंस हो जाएंगी, हम भैंस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये तजुर्बे जो है, इसको हम बाज़ाब्ता लोगों के सामने लाएंगे, ताकि लोग कम से कम लोग। और देखिए, ऐसा है कि एक बार बांग्लादेश में बगावत के तौर पे लोग निकल गए, जी जी। नेपाल में निकल गए हैं, हाँ। श्रीलंका में निकल गए हैं। अब जिस तरीके का जो झूठ का माहौल, जो नफरत का माहौल यहाँ पे फैलाया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान में भी लोग उठ के बीजेपी के खिलाफ बगावत करेंगे। जी जी जी। ऐसे ही चीज़ अगर सामने आएंगी कि बीफ एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश सामने आ जाएगा, तो कम से कम बीजेपी का 10 आदमी भी आपकी बात को सुन के रिसर्च भी अगर करता है, तो उसको ये चीज़ तो इंटरनेट पे मिल जाएगी। जी जी। देखिए, पहले ऐसा रहता था कि आप जो बोल दो वो बात। आज हिंदुस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी वाहिद शख्स है जी जो अपनी बात पे अटल खड़े हुए हैं। जी जी। एक ही बात कहते हैं, बात होती है 10 दिन के बाद, महीने भर के बाद, 6 महीने के बाद वो बात, इनकी बात सही प्रूव होती, मोदी गलत साबित हो जाता। जी जी। फिल वक्त जिस तरीके से मोदी हुकूमत चल रही है, वो झूठ की बुनियाद पे झूठ को फैलाकर अभी टेम्पररी फायदा कर ले रही। जी जी। लेकिन वो बात, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, जब भी राहुल गांधी उठ के बोले थे कि ये गलत इकदाम हो रहा, चाहे दूसरी और किसी और बात के ऊपर हो, हर बात के ऊपर वो उठ के एक ही वाहिद शख्स है जो उठ के खड़े हो रहा है। जी जी। ये अभी तो प्रॉब्लम हो रहा है जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात लोगों के जहन में भी आना चाहिए, आएंगी इंशाल्लाह ताला। ऐसा है कि जब हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी खुशबू सऊदी अरब तक जा सकती है, जी जी जी। तो हिंदुस्तान के लोगों में ये ठंडा मिजाज भी आ जाएगा। जी जी जी। बहुत ही लतीफ़ इशारा आपने दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है। तो आप इसी हदीस को सामने रखते हुए क्या देखते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल? नहीं, मुसलमानों का मुस्तकबिल, देखिए वाक़यात तो हो रहे हैं, जी जी। नफ़रत फैल गई है, लेकिन ये जो नफ़रत है, मैं मानता हूँ कि ये टेम्पररी नफ़रत है। जी जी। आप कहीं पर भी देख लीजिए, तेलंगाना में अगर देख लेंगे तो जब केसीआर की हुकूमत थी जी। तो बीआरएस की हुकूमत के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल पूरा बीआरएस की तरफ चले गया, लेकिन जैसा बीआरएस से कांग्रेस की तरफ आ गए, फिर वापस कांग्रेस का माहौल हो गया। जी जी। या पड़ोसी रियासत कर्नाटक देख लीजिए आप, बीजेपी थी वहाँ, बीजेपी के बाद कांग्रेस आई। जब बीजेपी थी तो वहाँ पे लव जिहाद का नाम आया, स्कार्फ के ऊपर परेशानी हुई, बीफ के ऊपर परेशानी हुई। कांग्रेस आई, हुकूमत बदली, लोग की सोच भी बदल गई। जी जी। तो ये मैं समझता हूँ कि फिल वक्त जो हम दो हमारे दो का जो मामला जी चल जी रहा, जी। ये हम दो हमारे दो जब हट जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हट जाएंगे। इसलिए कि जो हालात, देखिए बहुत सारे चीज़ें होते हैं मुल्क के आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में जो होते हैं, उसके इफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब दायरा तंग होते चले जा रहा है। जी जी। तो कहीं ना कहीं सूली की
या जो फंदा है वो टाइट होते चले जा रहा जी, है। जी। तो इसीलिए अब सबसे आसान तरीका ये है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आसान तरीका ये है कि मजहब का सहारा लो। हर बात पे मुसलमान, हर बात पे दलित, हर बात पे मुसलमान। तो ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं अब इसको ख़त्म होना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों में ये एहसास ज़रूर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप जेंजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी जो नौजवान नस्ल है वो इनकलाब बर्पा करेगी? देखिए, जेनजी में अगर आप देखेंगे तो 2000 के बाद से, जी, या बल्कि मैं ये कहूँगा कि 80s में, 80 से 2020 तक पैदा होने वाले जो लोग हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता सब्र का पैमाना कम होते चले जा रहा है। किसी एक चीज़ को सब्र के साथ जो लोग लेते थे, अब वो सब्र कम होते 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 ऐसा आ गया है कि आप नेपाल का ही एक इशू देख लीजिए। इंटरनेट बंद होने पर नेपाल की आवाम उठ के हुकूमत को बदल दी। जी, जी। तो ये सब्र का पैमाना जो है, देखो अब आप जिन कितने लोग ऐसे हैं जो 2000 के बाद पैदा होने वाले हैं जो अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो नहीं, वो लोग इन्फॉर्म्ड हैं। जी, जी। बगैर न्यूज़ पढ़े, बगैर अखबार पढ़े, बगैर टीवी देखे वो लोगों को हालात क्या हो रहे हैं अतराफ में उसका अंदाज़ा है। जी, जी। तो कहीं ना कहीं मगर उनके अंदाजे के अलावा, उनकी मालूमात के अलावा, उनके सब्र कम होने की वजह से वो बहुत जल्दी उठकर जी, जी। अपनी बात को सामने, सिर्फ सामने नहीं रखेंगे बल्कि बहुत ज़्यादा एहतजाज के साथ वो सामने रखने के लिए आज वो लोग, वो जनरेशन तैयार है। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी का आपने जिक्र किया है कि वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में मुकाबला कर रहे हैं, अपने मौक़िफ़ पर अटे हुए हैं, डटे हुए हैं। क्या आप ये देखते हैं कि जैसा कि ज़ोहरान ममदानी, क्या उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए राहुल गांधी या मोहब्बत की दुकान को वसत देंगे? देखिए, हो सकता है ऐसा है कि दुनिया भर से ये बात आ रही थी कि भाई एक दौर था जब कम्युनिज्म चलता था, उसके बाद कैपिटलिज्म की बात आई। जी, जी। लेकिन कहीं जो तब्दीली हो रही है, आप अगर दुनिया का भी नक्शा देखेंगे तो पूरा नॉर्दर्न साइड, जी। जो पूरा यूरोप था, यूरोप, रशिया, जितना शुमाली हिस्सा था दुनिया का, वो हर वक्त जंग में उभरा हुआ रहा, लड़ते लड़ते रहे हर वक्त। आज ऐसा लग रहा है कि शुमाल से जाके वो जुनूब में आ रहा है। तो आप किधर भी देखिए, अफ्रीका देखिए या साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एशिया में भी अगर आएंगे तो ये कहीं ना कहीं अब हालात यहाँ पे टाइट होते जा रहे हैं। जी, जी। तो ये जो तब्दीली है, चाहे वो अमेरिका जैसे शहर में जहाँ पे इस्लामोफोबिया की बात आ रही थी, जी हाँ, वहाँ पे ज़ोहरान ममदानी, मीरा नायर के और जो ममदानी के उनके बेटे हैं, जी, जी। तो वो आज मेयर बन के निकल गए। जी, जी। इससे पहले अगर देखेंगे तो लंदन के जो मेयर थे सादिक खान, जी, जी। वो भी है तो लंदन में मेयर बन गए थे। जी, जी। तो हालात तो तब्दील हो रहे हैं। अभी भी उन्होंने कहा है कि मैं इस्लाहत लाऊंगा, मेयर सादिक खान। जी 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 जी, जी। तो इस्लाहात, डेवलपमेंट की जो बात है ना, जी, जी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर सही तौर पे होता है जी, जी। तो ही इस्लाहात हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि रोड अच्छी बन जाएंगी, लाइट अच्छी बन जाएगी। हिंदुस्तान में और अमेरिका में फ़र्क ये है जी, जी। कि क्वालिटी ऑफ लिविंग अमेरिका में अच्छी है, जी, जी। लेकिन जो लाइफ है आपकी इंडिया में ज़्यादा बेहतर रहती है। जी, जी, जी। वहाँ पे आप तन्हा हो जाते हैं, यहाँ पे लोगों में घिरे हुए रहते हैं। जी, जी। यहाँ पे आपकी मसरूफियत बहुत सारी हो जाती है, वहाँ पे आप सिर्फ काम करना, घर में जाके रह जाना। जी, जी, जी। तो ये ऐसा फ़र्क है। तो ज़ोहरान ममदानी हो या राहुल गांधी हो, मैं समझता हूँ कि 2026 के बाद से कहीं ना कहीं जी, जी। सेक्युलर फोर्सेस का, जी, जी। कांग्रेस लेड अलायंस हो या इंडिया अलायंस हो, आप जिसको भी बोलेंगे, उसके लिए हालात बेहतर होने की एक उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला दुआ भी है। बहुत ही प्यारी बात आपने कही है। वैसे भी अगर महमूद ममदानी की बात करेंगे, जो वालिद हैं उनके ज़ोहरान ममदानी के, अब तो क्या समझते हैं कि महमूद ममदानी, मीरा नायर के जो यानी इस जोड़े का जो बच्चा है, यानी ज़ोहरान ममदानी, मीरा नायर और महमूद ममदानी के, तो क्या समझेंगे कि वो उनका मेयर बनना कुछ अब जो हमारे मुल्क में जो गैर मुस्लिम है या हिंदुत्व फोर्सेस है वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे? नहीं, देखिए, अगर मीरा नायर और महमूद ममदानी का बेटा ज़ोहरान ममदानी अमेरिका का मेयर बन गया, जी, जी, वहाँ तक तो ठीक है। जी, जी। अगर यही चीज़ हैदराबाद में हो या हिंदुस्तान में होती है तो यहाँ पे लव जिहाद का नाम दिया जाता जी, था। जी, जी। तो ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि
फिर भी अभी उम्मीद है कि हम यहाँ पे। जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा है कि आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में उन्होंने क्या बातें मैं आपको बताई है। ख़ासतौर पर 2026 में मुसलमानों की जो तरजीहात होनी चाहिए वो सबसे अहम है। और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि तालीम और मईशत मजबूत होनी चाहिए, तालीमी शोबे में मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम जो है फ़िक्र नज़र आमिर अली खान साहब के साथ वो इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।